Hello everyone, welcome to Wow Eyes. Today we'll cover our current affairs for 26th of May. So please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for further updates. Okay, एक हमारा इनिशिएटिव चल रहा है ECAD इनिशिएटिव, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर. इसमें आपका कोई भी अगर मीन से रिलेटेड वीक टॉपिक है तो आप उस पर आंसर इस पर लिख सकते हैं और वेबसाइट पे सबमिट कर सकते हैं. इसका फ्री इवैल्यूएशन हमारी एक्सपर्ट टीम करेगी. सो हेयर इज़ आवर कंटेंट फॉर टुडे. ओके, इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो. ये हमारा कंटेंट है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राम किंकर बैच. सो ये मॉडर्न आर्टिस्ट थे. ओके, सो he redefined the modern art. Okay, he was a painter, a sculptor. Okay, painter and sculptor. तो इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे. द नेक्स्ट विल बी प्यूंटियस सेंक्टस फिश. सो इट्स अ फिश फाउंड इन वेलंकनी तमिलनाडु. तमिलनाडु. ओके, सो ये जो सेंक्टस है दिस मीन्स होली, और ये एक पिलग्रिमेज टाउन है वेलंकनी. सो दैट्स वाई होली इसके नाम में है. नाउ अदर टॉपिक विल बी रेल एडक्कू पथिराम यूटेंसिल्स ऑफ तमिलनाडु. सो इट्स अ सेट ऑफ 14 यूटेंसिल्स जो कि ग्रोसरी और मिनी वेडिंग्स के लिए यूज़ किए जाते थे. तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे. नेक्स्ट विल बी पुरंदर दास. सो ये ही वॉज अ प्रोपाउंडर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक. ही वॉज कॉल्ड द पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक. ओके, and he was also a disciple of द्वैतवाद. तो हम थोड़ी फिलोसफी भी जानेंगे. नाउ our next topic will be Coast India collaboration COVID action support group platform. Okay, so it's basically a dashboard for real time monitoring of migrant movement. Okay, dashboard for real time monitoring of migrant movement. Okay, लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा दैट इज़ एन ओपेड इंडियाज एंगेजमेंट विद तालिबान. सो कैसे इंडिया को तालिबान के साथ एंगेज करना चाहिए, दैट वी विल सी. नाउ लेट्स बिगिन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज राम किंकर बैच. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का. सो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल टूर टाइटल्ड राम किंकर बैच जर्नी थ्रू साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सप्रेशंस. ओके, टू कोमेमोरेट हिज 115th बर्थ एनिवर्सरी. इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स सी. Ram Kinkar Baj, as I have already told you, was an iconic sculptor, painter, and graphic artist. Okay, he was born in Bankura, West Bengal, and was one of the most distinguished early modernists of Indian art. Early modernist. एक क्वेश्चन मेंस में ये आ सकता है कि जो मॉडर्न आर्ट था उसके क्या क्या एलिमेंट्स थे, तो ये आपको पढ़ना है. ओके, और कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ डालिएगा इस चीज़ को. सो इन 1925 ही वेंट टू कला भवन, जो कि आर्ट स्कूल था शांति निकेतन का, एंड ही वाज अंडर द गाइडेंस ऑफ नंदलाल बोस. ओके, इनके क्या क्या काम थे वो देखते हैं. सबसे पहले तो इन्हें जितने भी यूरोपियन विजुअल लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स थे उनको असिमिलेट किया एक जगह पे. ओके, एंड येट हिज वर्क वाज रूटेड इन हिज ओन इंडियन एथोस. मतलब एक यूनिक ब्लेंड इनने तैयार किया था, यूनिक ब्लेंड ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन आर्ट. ओके, यूरोपियन एंड इंडियन आर्ट. नेक्स्ट इज़ इनने काफ़ी सारे नए मटेरियल्स को यूज़ किया था अपने आर्ट में, लाइक द यूज़ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट फॉर इज मोन्यूमेंटल पब्लिक स्कल्पचर्स. ओके, काफ़ी सारे वो थे. इनने मोर्टार का भी यूज़ किया है. सो नए नए मटेरियल्स इनने बहुत अपने स्कल्पचर्स में भी और अपनी पेंटिंग्स में भी यूज़ किए. तो डेट वॉज वेरी यूनिक एट दोज टाइम्स. जब ट्रेडिशनली चीज़ें चलती थी, सिर्फ ट्रेडिशनल कलर्स और ये सब यूज़ होते थे, उस टाइम पे इन्हें नए एक्सपेरिमेंट्स किए. ओके, नाउ ही गॉट मेनी रिकॉग्निशंस. कुछ टाइम बाद, शुरू में इनको रिकॉग्निशंस नहीं मिले थे, दैट वाज स्लो, बट अल्टीमेटली ही गॉट व्हाट ही डिजर्व. सो सबसे पहले ही पार्टिसिपेटेड इन द सैलॉन डेस रियलिटीज़. ओके, नोवेल्स इन 1950 एंड इन सैलॉन डे मई इन 1951. सैलॉन डे मई इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट्स. ओके, तो उनकी मीटिंग में इन्हें पार्टिसिपेट किया. देन इन 1970 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विथ पद्म भूषण. इनको पद्म भूषण दिया गया 1970 में. Then he was made a fellow of the Lalit Kala Academy in 1971, and in the same year he was conferred honorary doctoral degree of Desi Kottama by Vishwabharati, and in 1979 an honorary D.Lit by Ravindra Bharati University. Okay, so ये सारे रिकॉग्निशंस इनको दिए गए. फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. अगला टॉपिक है हमारा क्विंटियस सेंक्टस फिश. सो जैसा कि मैंने बताया, ये वेलंकनी इन तमिलनाडु
यहाँ पे मिली है। ओके, वेलंकनी इज़ अ पिलग्रिमेज टाउन, इसलिए जो फिश के नाम के आगे जो सेंटस लगा है दैट रिप्रेजेंट्स होली। ओके, होली पवित्र। नाउ इट्स अ फ्रेश वाटर फिश, ये आपको याद रखना, इट्स अ फ्रेश वाटर फिश, और इट ग्रोज अप टू अ लेंथ ऑफ 7 सेंटीमीटर। ओके, इसकी लेंथ कम होती है 7 सेंटीमीटर, एंड इट इज़ यूज्ड एज बोथ फूड एंड एक्वेरियम ड्रॉ। सो इसको खाया भी जाता है और ये एक्वेरियम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ओके, सिल्वर ह्यू है इसका, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे सिल्वर इन कलर। ओके, नाउ इसको लोकरी बोलते हैं, केरला में इसको पराल बोलते हैं, पराल, एंड तमिलनाडु में इसको केंडे बोलते हैं, केंडे, KNDE। सो वील मूव फॉरवर्ड, इतना ही इंपॉर्टेंट था, ये याद रखिएगा कि दिस इज़ अ फ्रेश वाटर फिश, इसके लोकल नेम्स। ओके, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेल अडुक्कू पथिराम यूटेंसिल्स ऑफ तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में इट्स अ ग्रुप ऑफ 14 वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस नीटली प्लेस्ड इन अ कॉम्पैक्ट मैनर इनसाइड द लार्जेस्ट कंटेनर। ओके, एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसमें सारे के सारे 14 जो यूटेंसिल्स हैं ये रखे जाते हैं। नाउ वाई वर दे वर यूज अर्लियर टू कैरी ग्रोसरीज एंड कुक फूड ड्यूरिंग ट्रेन जर्नीज। ट्रेन्स में लोग जाते थे, खाना उस टाइम पे नहीं होता था, तो अपना खाना बनाने के लिए ये यूटेंसिल्स यूज़ किए जाते थे। ऑल्सो दे वर यूज फॉर अ मिनी वेडिंग। ओके, छोटी शादी जहाँ पे कम लोग आते थे, उसमें भी ये यूटेंसिल्स काम आते थे। ओके, सो दिस वॉज इम्पॉर्टेंट। अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये यूटेंसिल्स के बारे में बताया गया था, तो ये फिर से एक ट्रेंड बन गया है, इसके बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं। तो दिस इज़ अ टॉपिक फॉर दिस कुड बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स। ओके, ये आपका मेन जो कंटेनर है बड़ा, इसमें ये सारे बर्तन बन जाते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पुरंदर दास। ओके, सो व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट? द डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कर्नाटका इज इन सर्च ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ पुरंदर दास। सो इनकी बर्थ प्लेस से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी कर्नाटका ने रिसर्च चालू की है। तो इट वॉज बिलीव दैट ही वॉज बॉर्न इन पुरंदर। ओके, इसलिए इनका नाम पड़ा पुरंदरदार, असली में इनका नाम था श्रीनिवास नायक। ओके, सो ही वॉज बॉर्न इन पुरंदर, ऐसा माना जाता है कि ही वॉज बॉर्न इन पुरंदर नियर पुणे। बट कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि ये मलनाड में इनके बर्थ प्लेस था, मलनाड। ओके, नाउ मलनाड, some historians also suggest that the Araga in Malnad was a buzzing commercial center during the Vijayanagar rule. Okay, so इनका बर्थ यहाँ भी हो सकता है। नाउ कुछ इनके बारे में जानते हैं, तो ही वॉज अ हरिदास। ओके, हरि के भजन गाने वाले, रिनाउंड कंपोजर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, इनको पितामह ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक भी बोला गया, द ग्रैंडफादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक। ओके, डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, अ वैष्णव पोएट एंड अ सेंट एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ओके, ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ द्वैत फिलोसोफर सेंट व्यास तीर्थ। ओके, इनके डिसाइपल थे ये, व्यास तीर्थ के द्वैत फिलोसोफर थे, व्यास तीर्थ उनके ये डिसाइपल थे। नाउ वी विल डिस्कस कि द्वैत फिलोसफी क्या है। एंड ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ येट एन अदर हरिदास, कनक दास। कनक दास के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब उनके टाइम पे, सेम टाइम पे ये दोनों एग्जिस्ट करते थे। ओके, ही इज़ रेफर्ड टू एज द पितामह। ओके, और इनको नारद ऋषि का भी इनकारनेशन माना जाता है, अवतार माना जाता है नारद जी का। ओके, नाउ जो द्वैत फिलोसफी यहाँ पे हमने डिस्कस की है, व्हाट इज़ दिस? द्वैत फिलोसफी वाज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। ये आपको कुछ स्टैटिक चीज़ें भी बता दी जाती हैं, माधवाचार्य। ओके, एंड इसमें दो रियलिटीज़ होती हैं, वन इज़ द सुप्रीम गॉड विष्णु, जिसको बोला गया सुप्रीम गॉड, ये इंडिपेंडेंट है। ओके, एंड द अदर इज़ द यूनिवर्स। ओके, और यूनिवर्स में ही सारी सोल्स, मटेरियल्स, ये सारे आते हैं। ओके, नाउ यूनिवर्स भी एक रियलिटी है, दिस इज़ डिपेंडेंट रियलिटी, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, बट इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है। ओके, अब वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? तो एक फिलॉसफी थी अद्वैतवाद, अद्वैतवाद ऑफ शंकराचार्य, ये शंकराचार्य ने प्रोपाउंड की थी। इसमें बोला गया था जो गॉड है और जो ह्यूमन सोल है, दोज आर वन, ब्रह्मा। ओके, दीज आर वन। एक फिर फिलोसफी आई विशिष्ट अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद।
और ये फ़िलोसफी थी रामानुज की। ओके, रामानुज, इनने क्या बोला कि दीज आर डिफरेंट, गॉड एंड सोल आर डिफरेंट, ओके, बट दे हैव द पोटेंशियल टू बिकम वन। गॉड एंड सोल आर डिफरेंट बट पोटेंशियल टू बिकम वन। सो ये सारी तीन फिलोसफीज थी जो हमने देखी। ये वेदांता का सब पार्ट हैं ये तीनों फिलोसफीज। पोटेंशियल टू बिकम वन, ओके। सो अगर आप याद रख सकें ये चीज़ तो बहुत अच्छी बात है। सो बेसिकली आपको द्वैतवाद देखना है कि दो रियलिटीज़ हैं, एक सुप्रीम गॉड है जो कि इंडिपेंडेंट रियलिटी है और एक यूनिवर्स है जो कि डिपेंडेंट रियलिटी है, बट दे बोथ एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटाइटीज़। ओके, नाउ वी शैल मूव फॉरवर्ड। अगला टॉपिक है हमारा कोस्ट इंडिया, विच इज़ कोलैबोरेशन कोविड एक्शन सपोर्ट ग्रुप प्लेटफॉर्म। ओके, सो ये बेसिकली इंडिया ऑब्जर्वेटरी इसको लेकर आई है। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ इंडिया ऑब्जर्वेटरी। So India Observatory has come up with a Geographic Information System GIS enabled dashboard called Coast India to monitor migrants in India। इसमें रियल टाइम में आप माइग्रेंट मूवमेंट्स को रियल टाइम में माइग्रेंट मूवमेंट्स की को आप ट्रैक कर सकते हैं। ओके, वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कहाँ ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं उनको अवेलेबल, वो सब आप ट्रैक कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। नाउ इट इज़ अ कोलैबोरेशन विथ आनंद बेस्ड फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, और यही इसका नोडल पॉइंट है। ओके, आनंद गुजरात में है, वहाँ पे एक एजेंसी है फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, ये एक NGO है। ओके, सो ये इसका नोडल पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो इट ड्रॉज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 55 ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, अलग अलग डेटा ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से लेके एक जगह इकट्ठा करता है और आपको काफ़ी सारी डेटास देता है। नाउ इसके जो 4 मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये लोकेशन बताता है माइग्रेंट एलिमेंट्स माइग्रेंट्स की। ओके, एंड देयर स्पेसिफिक नीड्स, उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं किसी भी जगह पे, वो सब बताता है। नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द वे, खाने की चीज़ें हैं, रहने की चीज़ें हैं, ये सब अगर रास्ते में है तो ये वो भी बताता है। नाउ द थर्ड इज़ क्वारंटाइन स्पेस एंड लोकेशन ऑफ रिलीफ, कहाँ कहाँ क्वारंटाइन स्पेसेस अवेलेबल हैं वो सारी जगह बताता है, और कहाँ पे आपको रिलीफ मिलेगा वो सारी जगह भी ये मार्क करता है मैप पे। नाउ द लास्ट इज़ रिहेबिलिटेशन प्रोवाइडिंग NGOs एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कौन सी जगह पे कौन कौन सी NGOs ऑपरेट कर रही हैं और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, वो सारी जानकारी भी अपने पोर्टल पे देता है। तो किसी को भी अगर ज़रूरत है इन NGOs की और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तो वो मैप पे देख के, पोर्टल पे देख के इनको कांटेक्ट कर सकता है। नाउ हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ऑब्जर्वेटरी का प्रोजेक्ट है, तो नाउ व्हाट इज़ इंडिया ऑब्जर्वेटरी। तो इंडिया ऑब्जर्वेटरी इज़ एन ओपन डेटा प्लेटफॉर्म ऑफ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। FES का ये एक ओपन डेटा प्लेटफॉर्म है, एंड FES क्या है, ये एक NGO है। ओके, तो ये बेसिकली जो NGO है वो एनवायरनमेंट रिलेटेड चीज़ों पे काम करता है। ओके, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं, स्पेसिफ़िकली बात करें तो ये क्या करता है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन है उसको ट्रैक करता है, कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो चुके हैं एनवायरनमेंट के और कितने बचे हैं, और इनको सस्टेनेबली यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, सो ये बेसिकली रिसोर्स यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता है और सस्टेनेबली यूज़ कैसे उनको करना है उसके लिए प्लान्स बनाता है टू कंजर्व देम। ओके, सो लास्ट टॉपिक इज़ इंडियाज़ एंगेजमेंट विद तालिबान, ये एक ओपेड है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि तालिबान से इंडिया को बात क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है उसका जो कंट्रोल है वो लूज़ होता जा रहा है और धीरे धीरे तालिबान अपनी पकड़ बना रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा जब इंडिया को तालिबान से बात करनी पड़ेगी। ऑल्सो जो US के स्पेशल एनवॉय है जालिम खालिजाद, उन्होंने भी बोला है कि इंडिया को तालिबान से पॉलिटिकल कन्वर्सेशन चालू करनी चाहिए। ऑल्सो तालिबान ने भी ये सिग्नल दिया है कि उसको एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप इंडिया के साथ चाहिए। सो अब बात ये आती है कि हम लोग कब तालिबान से बात करने वाले हैं और ऑन व्हाट टर्म्स। ओके, नाउ पश्तून क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के इंटरेस्ट के लिए भी और बाकी जो रिलेटिव स्टेबिलिटी अफगानिस्तान में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तालिबान इज़ एन इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ द लार्जर एंड मोर स्ट्रेटेजिक पश्तून क्वेश्चन। तालिबान एक पश्तून ट्राइब्स का ही एक सबसेट है और 42% जो पॉपुलेशन है अफगानिस्तान की डेट इज़ पश्तून्स। ओके, तो ये एक एथनिक ट्राइब है पश्तून्स, और ये उसी का तालिबान उसी का एक पार्ट है। ओके, दीज आर ऑल्सो पश्तून्स। नाउ
The Pashtun question holds the key to India's enduring interest in Afghanistan, okay, promoting a peaceful, independent and a sovereign Afghanistan that is not a subaltern to the Pakistan army. So पाकिस्तान आर्मी का मेयर पॉन ना बन के रह जाए, ये इंडिया को इंश्योर करना है, ओके। पाकिस्तान आर्मी का जो तालिबान है वो पॉन ना बन के रह जाए, एक पपेट ना बन के रह जाए, वो इंडिया को इंश्योर करना है। सो पश्तून क्वेश्चन कैसे इंपॉर्टेंट है नाउ हम वो देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 42% जो पॉपुलेशन है दैट इज़ ऑफ पश्तून्स इन अफगानिस्तान। माइनॉरिटीज़ कंस्टिट्यूट 27% ऑफ तजीक्स, 9% ईच ऑफ हज़ाराज एंड उज़्बेक्स, ओके। 9% हज़ारा उज़्बेक्स हैं, 27% तजीक्स हैं, बट द मेजॉरिटी 42% वो पश्तून्स हैं, और पश्तून्स ही तालिबान है। तालिबान जो है वो पश्तून्स हैं, ओके। नाउ एक इंटरनल बैलेंस बनाना अभी तक काफ़ी टफ़ है, क्योंकि अभी तक तालिबान ने क्या किया है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हमेशा से प्रताड़ित किया गया है, ठीक है। तो उनने हमेशा से इनको रदलेसली ट्रीट किया है। तो एक इंटरनल बैलेंस बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उस केस में इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंटरनल बैलेंस बनाने के मामले में। दूसरा जो इश्यूज़ है दैट इज़ पाकिस्तान मेडलिंग इन अफगानिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि उसका कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा रहे, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट एक टाइम पे इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती थी, उसी टाइप का इन्फ्लुएंस आज पाकिस्तान भी चाहता है, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि तालिबान इतना वीक नहीं है कि वो पाकिस्तान को इतना बड़ा रोल प्ले करने देगा, ओके। ना पश्तून माइनॉरिटी इन पाकिस्तान जो है उसको हमेशा से पाकिस्तान ख़राब तरीके से ट्रीट करता आ रहा है, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो उसको पॉलिटिकली बहुत बैकवर्ड बना के रखा गया है, और उनकी कोई बात नहीं सुनता, उनको काफ़ी गलत तरीके से ट्रीट किया गया है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि जो तालिबान है दैट इज़ पश्तून, तो एक ना एक टाइम बाद जो ये इशू है आएगा, ज़रूर आएगा पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन के बीच में। एक टाइम पे तालिबान अच्छे रिलेशंस भी मेंटेन करना चाहता है पाकिस्तान से, और दूसरा जो पश्तून कम्युनिटी है उसको पाकिस्तान अच्छे से ट्रीट नहीं करता है, तो दिस विल बी अ फायर पॉइंट बिटवीन द टू, ओके। नाउ पश्तून सेपरेटिज़म एक और इशू है जो कि पाकिस्तान में पहले था, अभी हाल फिलहाल नहीं है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस विल अगेन राइज, पश्तून सेपरेटिज़म, ओके। ऑल्सो तालिबान ने कभी भी ड्यूरैंड लाइन को एंडोर्स नहीं किया है, उसने ये कभी नहीं माना है कि ड्यूरैंड लाइन इज़ लेजिटिमेट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सो एक डर है पाकिस्तान के मन में कि ये जो तालिबान है वो इनके हाथ से बाहर जा सकता है, और वहीं पे इंडिया का जो मेन रोल आता है, क्योंकि पश्तून्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इंडिया, ओके। नाउ जैसे कि मैंने बताया कि सफरिंग्स ऑफ पाकिस्तानी पश्तून पीपल, बॉर्डर के जो पाकिस्तान पे हैं, पाकिस्तान साइड के बॉर्डर पे जो पश्तून पीपल है उनको काफ़ी ख़राब तरीके से ट्रीट किया गया है। ऑल्सो पश्तून का एक तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट हुआ था टू सीक अ पीसफुल रिड्रेसल ऑफ देयर डिमांड्स फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, पाकिस्तान ने उस पर भी मासिव रिप्रेशन अनलीश किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिप्रेशन किया गया उनके साथ। तो ये एक इशू ऐसा है जो आगे जाके पाकिस्तान को दिक्कत दे सकता है, पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशंस ख़राब कर सकता है। नाउ द कंक्लूजन इज़ कि इंडिया को एक बहुत ही क्रिएटिव रोल प्ले करना है, ओके। इंटरनल डिफरेंसेस को भी हटाना है, और ऐसे ही इंडिया अपनी इम्पोर्टेंस फिर से ला सकता है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की पॉलिटिकल सेंटर स्टेज पे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वील मीट टुमारो, थैंक यू।